नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए जनसंख्या भूगोल से संबंधित सारगर्भित विषय वस्तु जनसंख्या वृद्धि का कोले-हूवर मॉडल तथा रॉबर्ट कैसन के जनसंख्या के प्रति विचार विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। हालांकि इन दो विषय वस्तु को एक साथ चुनने के पीछे मेरा आशय ये है कि इस विषय वस्तु का जो मैंने PDF फाइल बनाया है तो वो परीक्षा में आंसर लिखने के दृष्टिकोण से ही इसको तैयार किया है। तो ये चूँकि दोनों जो है सो काफ़ी छोटे छोटे आंसर बनते हैं, इसलिए मैंने इस दोनों विषय वस्तु को एक साथ आपको बताने का प्रयास किया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जनसंख्या वृद्धि का कोले-हूवर मॉडल विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंध का परीक्षण कोले और हूवर ने 20वीं शताब्दी के 50वें दशक के अंतिम वर्ष में अपनी विद्वतापूर्ण पुस्तक कम आय वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास कहने का तात्पर्य है कि कोले और हूवर महोदय द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम कम आय वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज, ये किताब जो इन लोगों के द्वारा लिखी गई, कोले और हूवर महोदय के द्वारा, इसी किताब में इन लोगों ने जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच के संबंध का परीक्षण किया, इसके विषय में विस्तार से बताया, जिसको कि हम कोले-हूवर मॉडल के नाम से जानते हैं। इस पुस्तक में जो इन्होंने जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं, आइए हम उन्हें समझते हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था की तुलना दो समय पथों पर की, एक अधिक उपजाऊपन सहित और दूसरा कम उपजाऊपन के साथ। अपने प्रतिदर्श आर्थिक जनसांख्यिक मॉडल में उन्होंने पाया कि निवेश का अंश अनुत्पादक प्रयोग की ओर भी मोड़ दिया जाएगा। अन्य शब्दों में, पूंजी के गहरा करने के स्थान पर पूंजी का विस्तार विशेषतया सामाजिक ऊपरी खर्चों के रूप में होगा। इस प्रकार हूवर ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक 15 वर्षों के समय में जब उपजाऊपन के अंतर का श्रम के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुल NGP और कुल GNP और प्रति व्यक्ति GNP दोनों ही उच्च उपजाऊपन के अंतर्गत निम्न उपजाऊपन की तुलना में होगी। दीर्घकाल में, क्योंकि उच्च उपजाऊपन के अंतर्गत श्रम शक्ति तीव्रता से बढ़ती है, उत्पादन भी तीव्रता के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस तथ्य को मान्यता देते हुए कोले और हूवर मॉडल प्रस्तावित करता है कि GNP उच्च उपजाऊपन के अंतर्गत तीव्रता से बढ़ेगी, उसी समय यह जनसंख्या वृद्धि
पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी और इस प्रकार जीएनपी की प्रति व्यक्ति वृद्धि उच्च उपजाऊपन के अंतर्गत निम्न उपजाऊपन की तुलना में निम्न होगी। सैद्धांतिक रूप में कोले और हूवर मॉडल परिष्कृत प्रतीत हो सकते हैं, परंतु अनेक देशों से उपलब्ध प्रमाण अनेक संदेह उत्पन्न करते हैं। यह संदेह वस्तुओं के कल्पित विस्तार और निवेश प्रभावों के संगठन के संबंध में है। उदाहरणतया भारत में उच्च उपजाऊपन के बावजूद वस्तुओं की दर में वृद्धि हुई है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उपजाऊपन के निम्न होने पर भी यह और भी ऊंचे होते हैं। भूतकाल में निर्धन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यक्रमों की ओर कोई साधन निर्दिष्ट नहीं किए गए जिनके बीच उपजाऊपन ऊंचा होता है। यहाँ तक कि 7वीं योजना में निर्धन लोगों के कल्याण संबंधी बहुत आडंबर के बावजूद योजना के कुल व्यय का केवल 5.6% भाग न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के लिए उपलब्ध करवाया गया। इस तरह हमने कोले हूवर मॉडल के बारे में देखा। आइए अब हम रॉबर्ट कैसन की जनसंख्या के प्रति विचार को समझने का प्रयास करते हैं। रॉबर्ट कैसन के लिए कोले हूवर मॉडल में संपूर्ण समष्टि आर्थिक प्रभावों के अतिरिक्त समस्याएं अधिक महत्व रखती हैं। यद्यपि वह सोचते हैं कि इन अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत तर्क पूरी तरह से गलत नहीं है। कैसन को विश्वास है कि भारत खाद्य पदार्थों की पूर्ति बढ़ाकर तीव्रतापूर्वक बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आहार की व्यवस्था करने में सक्षम है। के.एस. पारिख के अध्ययन के संदर्भ में देखा गया है कि जनसंख्या की समस्या वर्ष 2001 तक जनसंख्या वृद्धि की उच्चतम प्रकरणों के अंतर्गत प्रबंध योग्य है। एम.एस. स्वामीनाथन का अध्ययन इस विचार का समर्थन नहीं करता, परंतु अनुसंधान और निवेश के लिए बड़े प्रयत्न का प्रस्ताव करता है। यद्यपि कैसन का मत है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न के लिए साधनों की आवश्यकता होगी जिनका अन्यथा निर्माण क्षेत्र में प्रयोग हो सकता है जहां उच्च उत्पादकता है। वह मानते हैं कि अभी तक वे साधन जिन्हें कृषि में निवेश किया गया है, कृषि की पिछली उपेक्षा के कारण संभव है कि किसी अन्य स्थान पर उच्च प्रतिफल प्राप्त न कर पाए, परंतु उसे विश्वास है कि भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं होगी। अतः उन्होंने कहा, अंत में वह बिंदु निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा जहां अतिरिक्त सदस्यों को आहार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता उच्च प्रतिफल वाले निर्माण के स्थान पर निम्न प्रतिफल वाले कृषि क्षेत्र में प्रयोग के लिए विवश करेगी, जब तक कि नई तकनीकी चित्र को परिवर्तित नहीं करती। कैसन महोदय के अनुसार पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में जनसंख्या तीव्र वृद्धि व्यावसायिक वितरण में परिवर्तन रोकती है। जब तक रोजगार की रचना आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य रहता है, क्योंकि अधिकांश कम आय वाली अर्थव्यवस्था बड़े स्तर की बेरोजगारी का जोखिम नहीं उठा सकती। इन देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि परंपरावादी अर्थव्यवस्था की प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण क्षेत्र में परिवर्तन को स्थापित कर देती है। यह केवल बढ़ती हुई जनसंख्या की कृषि आवश्यकताओं के कारण नहीं, बल्कि कृषि और निर्माण क्षेत्र में रोजगार की रचना
की सापेक्ष निवेशों लागतों के कारण भी है। कोले और हुवर की भांति कैसन भी मानते हैं कि किसी भी बड़ी श्रम शक्ति वाली अर्थव्यवस्था की उत्पादक संभाव्यता बड़ी होगी और उत्पादन जनसंख्या की वृद्धि के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, परंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि जनसंख्या वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति उत्पादन नहीं बढ़ेगा। जनसंख्या वृद्धि को अर्थव्यवस्था के लिए गुणकारी बताने वाले तर्कों को अस्वीकार करते हुए उन्होंने इसे वर्तमान भारत के लिए अप्रासंगिक बताते हुए कहा कि जनसंख्या और श्रम शक्ति की निरंतर वृद्धि आय में बढ़ोतरी और निर्धनता के विलोपन के मार्ग में बाधा है। अतः यह स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि भारत के आर्थिक विकास के मार्ग में एक बाधा है, परंतु यह आवश्यक रूप में आर्थिक प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण प्रतिबंध नहीं है। इस तरह इस आलेख में आपने जनसंख्या वृद्धि का कोले हुवर मॉडल और रॉबर्ट कैसन के जनसंख्या के प्रति विचार विषय वस्तु को पढ़ा। अगर इस विषय वस्तु को समझने में आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो रही हो तो आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 कभी भी बात कर सकते हैं और इस विषय वस्तु पर और अधिक जानकारी हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।